इवन जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का फिफ्थ फेस का एग्ज़ाम यहाँ पर शुरू हो गया, जो कि हुबली जोन वालों का होना है, जो कि आपका कल यानी 6 अक्टूबर से शुरू हुआ है। तो आज आपका 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस और करंट या साइंस का आपका मिला है, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सपोर्ट के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और हम काम अच्छे से करते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था, उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के पहले कुलपति कौन थे? तो मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल मजीद ख्वाजा प्रमुख थे। तो यहाँ पर मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल मजीद आपको इनमें से कोई एक दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हरेंद्र जीएस अड्डा से जुड़ सकते हैं। यही चैनल का नाम आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप जाके डिस्क्रिप्शन से भी ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आया हुआ था 1976 के द्वारा संविधान में सभी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आपका 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, कारखाने में किस अनुच्छेद के तहत उन्हें रखा नहीं जा सकता? यानी 14 साल से कम बच्चों को रखना निषेध होता है कारखानों में। तो ये अनुच्छेद आपका 23 और 24 जो कहता है, मानव का दुर्व्यापार बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रसिद्ध किया जाता है और इस उपबंध पर कोई उल्लंघन अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस अनुच्छेद से कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं कर पाएगा। यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आपका बेगात और जो बलात् श्रम है यानी बच्चों के जो चाइल्ड लेबर से संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 और 24 जो आपका दिया था, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक आया हुआ था, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में यानी कि भारत के उत्तराखंड में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई आपकी 6896 मीटर है। इस चोटी को उत्तरांचल राज्य में मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता है। तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर था, जहां पर आपका नंदा देवी पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था खेल से था कि सुमित अंतल, जो सुमित अंतल हैं आपके, सुमित अंतल किस राज्य से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो सुमित अंतल का थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले सुमित अंतल का जन्म यानी 7 जून 1998 को हुआ था। यानी सुमित अंतल की बात करें तो यहाँ पर आपका सोनीपत हरियाणा राइट आंसर होगा। यानी राज्य पूछा गया था तो हरियाणा वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका एक आया हुआ था क्वेश्चन कि रोंगाली, रंगोली नहीं, यहाँ पर रोंगाली लिखा हुआ था। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोंगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। प्रत्येक बिहू खेती कैलेंडर में एक विशिष्ट चरण के साथ मेल खाता है। सबसे महत्वपूर्ण और 3 बिहू उत्सव हैं। वसंत महोत्सव जो होता है आपका, उसको बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, जो कि अप्रैल मध्य में मनाया जाता है। यानी जो रोंगाली बिहू आपका पूछा गया था, ये असम में अप्रैल माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और ऐसे 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था, नर्मदा नदी किस राज्य में गिरकर अरब सागर में मिलती है? तो मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जा सकता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक स्थित पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, जो कि उसी राज्य से निकल के आपके अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया हुआ होगा आपका, जो कि राइट आंसर था। अगर इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, तो इससे हमें पता चल पाता है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे हमें मिल पाते हैं उसी तरह से हम आप लोगों को बता पाते हैं। तो आपको बताना भी है कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो। तो अमीबा और पैरामीशियम भोजन एकत्रित कहाँ पर करते हैं? इस तरह का क्वेश्चन था, अमीबा और पैरामीशियम को लेकर के भोजन कहाँ पर एकत्रित करते हैं? तो प्रत्येक अन्नधानी में भोजन पदार्थ तथा कुछ तरल पदार्थ होता है, इनके भीतर ही पाचन की क्रिया होती है। संकोर सिच धानी में केवल तरल पदार्थ होता है, इसका निर्माण एक छोटी धानी के रूप में होता है, किंतु यह धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में फट जाती है तथा इसका तरल बाहर निकल जाता है। तो इनका
जो होता है अपना अंदर ही एकत्रित कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका राज्यपाल से संबंधित एक क्वेश्चन था पॉलिटी का कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 154 आपका राइट आंसर था, जिसके अनुसार यह उल्लेख है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका वह प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कुछ नगर निकाय से संबंधित क्वेश्चन था कि नगर निकाय का अनुच्छेद पूछ लिया गया था। अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि आपका नगर निकाय का अनुच्छेद कौन सा है, तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन की नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग से निहित होता है। यानी अनुच्छेद 243 जो दिया था, जो कि आपका राइट आंसर था, और ये आपका नगर पालिका यानी नगर निकाय से संबंधित था। अगर आपका अनुच्छेद 243 दिया था तो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका अवार्ड से क्वेश्चन आया हुआ था कि पद्म श्री पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया। ये शायद क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने ये सम्मान प्राप्त किया। तो राजवीर सिंह अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नेता कल्याण सिंह अभिनेता विक्टर बनर्जी समेत 65 शख्सियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को पद्म पुरस्कार से नवाजा। तो यानी कि ये दिया आपके कल्याण सिंह को गया था वास्तव में, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से ये उनके बेटे को सम्मान दिया गया था। तो ये आपका कल्याण सिंह ऑप्शन में दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट कुछ आपका बायो से इससे संबंधित था कि लंबाई में वृद्धि पूछी गई थी या आपकी शारीरिक वृद्धि पूछी गई थी कि लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक होता है या कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रोटीन इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 स्तर के चलिए यहाँ पर हमारा वो नहीं चला, स्तर के बढ़ाने का काम करता है। फलीदार सब्जियों में आने या आपका शायद ये एक ऑप्शन पता चला था कि पत्तेदार सब्जियाँ दिया हुआ था आपका। तो फलीदार सब्जियों में आयरन और विटामिन बी भी पाया जाता है, जो एनीमिया में आपका बचाव करता है। चिकन प्रोटीन और कई न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, चिकन भी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। चिकन विटामिन बी का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो आपको वहाँ पर पत्तेदार सब्जियाँ या जो भी दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। एग्जैक्ट तो ये क्वेश्चन नहीं पता चल पाया कि लंबाई में पूछा था वृद्धि या शारीरिक वृद्धि पूछी गई थी। नेक्स्ट एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था, हिस्ट्री का था कि भारत परिषद अधिनियम 1909 का दूसरा क्या नाम था। अगर भारत परिषद अधिनियम हम 1909 की बात करें आपकी, तो ये आपका उस समय भारत परिषद अधिनियम वर्ष 1919 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। यानी लॉर्ड मिंटो वायसराय थे, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इस हम भारत जो परिषद अधिनियम है आपका 1909 को, इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं। तो कुल आज के शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन मिल पाए तो कोशिश करिए कि उन सभी क्वेश्चन का आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस करवाया। अगर थोड़ा भी मेहनत लगी हो, अगर लग रहा हो ऐसा, तो आप वीडियो को सपोर्ट के लिए लाइक कर दें। चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमारा सपोर्ट होता रहे और आपको हम हर एग्जाम का एनालिसिस आप तक पहुँचाते रहें। चलिए मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।